गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग लास्ट सेशन में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, तो कहेंगे सर इनांशियोमर पढ़ा था। आज हम उसी के आगे का एक एग्जांपल टार्टरिक एसिड वाला डिस्कस करेंगे। हालांकि ये केस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसके बावजूद हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन, राइट। आज हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज RS कॉन्फ़िगरेशन। चलिए यहाँ पर देखते हैं केस है, आपको मैंने पिछली क्लास में ही पढ़ा दिया था। केस क्या है कि अगर कंपाउंड के पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन है और किसी भी तरीके की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये भी तो टार्टेरिक एसिड ही तो है, सब तीनों ही टार्टेरिक एसिड है। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं। इसमें देखते हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन जब तुम इसको देखते हो तो ये देखो ऊपर वाला नीचे वाला एकदम बराबर है ना। इधर OH इधर OH इधर H इधर H COH। तो इसके पास क्या देखने को मिलती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का इन दोनों में 1 और 2 में प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलती। तो इनकी जो अगर मिरर इमेज की बात करूं तो इनकी मिरर इमेज होगी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर मैं ये बात करता हूं तो मुझे इस हिसाब से मैं ये देख रहा हूं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें नॉन सुपर इम्पोजिबल, सेम कंपाउंड जिनमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? इनांशियोमर। क्या होते हैं? इनांशियोमर। और नॉन मिरर इमेज 1 और 3 आपस में मिरर इमेज नहीं है, तो नॉन मिरर इमेज। अच्छा, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो मीजो भी तो है, हाँ? अच्छा, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कि ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो कहाँ ऑप्टिकली एक्टिव है? पीछे कल ही आप पढ़े, मीजो कंपाउंड आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा मीजो कंपाउंड, जो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं बनाएगा। इनएक्टिव है ना, तो क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसका मतलब ये कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। तो इसका मतलब 3 तरह के कंपाउंड हमने पिछली क्लास में पढ़ा, डाइस्टीरियोमर पढ़ा, इनांशियोमर पढ़ा और मीजो पढ़ा। तो हमको ये समझ में आया कि जो डाइस्टीरियोमर है और जो इनांशियोमर है वो तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन कभी भी मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। तो इसका मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं 1 और 3 का, 1 और 3 मिरर इमेज, नॉन मिरर इमेज, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज या नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज? अरे ये मिरर है ही नहीं। ये देखो ये वाला OH, ये मिरर इमेज है ही नहीं। मिरर में तो उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है। अरे भैया इसमें 2 OH इधर है, इसमें एक OH एक हाइड्रोजन इधर है, तो ये क्या है? नॉन मिरर इमेज। क्या है? तो नॉन मिरर इमेज क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर। क्या होते हैं? डाइस्टीरियोमर। अगर मैं दूसरे और तीसरे का भी कंपेयर करूं तो क्या होगा? डाइस्टीरियोमर, मतलब नॉन मिरर इमेज। नोट करिए, यहां पर देखिए एक सवाल है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन टार्टेरिक एसिड। तो आपने यही तो बनाया था टार्टेरिक एसिड। अब बताइए कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर बने? मुझे ऐसा लगता है कि 3 आइसोमर बने। कितने बने? और 3 में से 2 ऑप्टिकली एक्टिव थे। क्या थे? 2 कैसे थे? ऑप्टिकली एक्टिव, जो कि इनांशियोमर बना रहे थे, और एक क्या था? मीजो, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखिए सवाल बहुत अच्छा है, एक और से करेंगे। सबसे पहला सवाल क्या है कि नंबर ऑफ, हाँ ऑप्टिकल आइसोमर सही शब्द है, ठीक है, एकदम सही शब्द है। अब एग्जाम में और क्या क्वेश्चन आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है 3 तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा। पहला तो उसने पूछ लिया कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर टार्टेरिक एसिड में, तो मैंने बताया 3, 2 एक्टिव 2, 1 इनएक्टिव। एग्जामिनर ने एक और बार पूछा, क्या सावंत ऐसा करो, मुझे बताओ नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ टार्टेरिक एसिड। कौन बता रहा है? कोई बता रहा है? कितने? 2। कितने? 2। बहुत अच्छा सवाल, एकदम अच्छा आंसर था। तीसरा सवाल है
कि अगर कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है और उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे। 3 तरीके से सेम क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ये 3 एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ये 3 बार एग्जाम क्वेश्चंस रहे हैं और ये आंसर बताइए। सवाल था कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर इन टार्टरिक एसिड, तो आंसर था 3। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ टार्टरिक एसिड, आंसर था 2। सवाल तीसरा है कि अगर किसी कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देखी गई है तो उसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे। द आंसर इज 3। यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर पूछा है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं पूछा है, इसीलिए बता रहा था। ये पहला ही वाला क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एक चीज ऐड कर दिया प्लेन ऑफ सिमेट्री और आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अच्छा था, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने आपको लिखवाया, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ जाऊं, चलिए यहाँ पर देखिए एक बात लिखी हुई है और बात ये लिखी हुई है कि इनांशियोमर, डाइस्टीरियोमर और मेसो कंपाउंड तीनों का कंपैरेटिव स्टडी एक ही जगह पर है, क्योंकि पीछे आपने काफी लंबा पढ़ा है तो याद करने में बार बार भूल जा रहे हैं आप लोग, इसलिए मैम मैं क्लास में बताएं। हाँ चलो, जो इनांशियोमर्स होते हैं, समरी है जितना पीछे पढ़ा सबका समरी है। इनांशियोमर हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यही तो पढ़ा था। और वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। जब मैं बात करता हूँ मेसो कंपाउंड में कम से कम 2 कायरल कार्बन होना चाहिए और क्या होनी चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वो हमेशा क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यही कंपाउंड क्या बनाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका मतलब डाई स्टीरियोमर दैट इज नॉन मिरर इमेज बनाने वाला वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से बात करते हैं कि डाई स्टीरियोमर का इस्तेमाल हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों जगह पढ़ते हैं। अभी बात लिखी हुई है ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो कि मिरर इमेज होते ही नहीं है, उनको क्या कहते हैं? जो है डाई स्टीरियोमर। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है डेक्स्ट्रो एंड लिवोफॉर, किसी सेम कंपाउंड का या किसी सेम कंपाउंड का मेसोफॉर्म या डेक्स्ट्रो लिवोफॉर्म ऑफ सेम कंपाउंड। नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक की बात हो गई। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है ऑप्टिकल आइसोमर की वो 2 तरीके की होती है। एक होती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है आपकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो एक तो हम DL कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं और एक RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये जो कंपाउंड आपको देखने को मिल रहा है दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है? और ग्लिसरॉल्डिहाइड में एक कायरल कार्बन दिख रहा है, जैसे CH2OH, CHOH और CHO। तो लिखा है कि कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब यहाँ पर देखिए, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो CHO, CHOH, CH2OH। ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये अगर राइट हैंड साइड में है तो इसका नाम हो गया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर ये फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो इसका नाम क्या हो गया? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। ओके, चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल है लैक्टिक एसिड का। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या होता है? CH3 CHOH COOH, यही तो है। और इसमें ये वाला कार्बन क्या है? कायरल। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो देखो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, और तुम इसको बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से बनेगा। इसमें जो OH ग्रुप है ये किस साइड है? राइट हैंड साइड। तो इसका नाम क्या हो गया? डी लैक्टिक एसिड। और अगर यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर क्या है? एल लैक्टिक एसिड। हाँ, अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 चीजें लिखी हुई हैं। एक लिखी हुई है स्मॉल d स्मॉल l
और एक लिखा है कैपिटल डी कैपिटल एल। आपने स्मॉल डी स्मॉल एल पीछे पढ़ा है और कैपिटल डी कैपिटल एल जस्ट अभी मैंने पढ़ा है। जो स्मॉल डी स्मॉल एल था वो क्या था कि कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट थी और एक सोल्यूशन से पास कराते थे और वो क्या होती थी, डेविएट हो जाती थी, ऐसे हो जा रही थी। एक को हमने डेक्स्ट्रो मान लिया था और एक को हमने लीवो मान लिया था। तो लिखा है ये कैसा कॉन्सेप्ट है, तो कहेंगे सर ये एक्सपेरिमेंटली हो रहा है। तो ये ऑप्टिकल रोटेशन और ये कैसा है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय, इसको मेजर करने के लिए क्या था, पोलरीमीटर था ना। लेकिन जब मैं कैपिटल डी या कैपिटल एल की बात कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ, जो कि एक तरीके का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमेशा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इसको हम स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर इसका सबसे नीचे वाला फंक्शन ग्रुप राइट साइड में है तो डी और अगर लेफ्ट साइड है तो एल। तो यहाँ पर ये कैसा कॉन्सेप्ट है, तो ये एक तरीके का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब कोई भी कंपाउंड अगर डी कॉन्फ़िगरेशन में है, किस कॉन्फ़िगरेशन में है, डी, दैट इज कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल डी स्मॉल डी ग्लूकोज, कैपिटल डी स्मॉल एल ग्लूकोज। तो ऐसा है कि जो भी डी कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन का इससे कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ये और इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और इसका और इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है, देखो कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में जो भी शुगर डाइजेस्ट होती है वो कौन सी होती है, डी। ये डेक्स्ट्रो है या कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन। डेक्स्ट्रो ये है, डेक्स्ट्रो ये, डेक्स्ट्रो ये है, ये कॉन्फ़िगरेशन को रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी होती है, कैपिटल एल प्रोटीन। कौन सी? अब कैपिटल एल प्रोटीन प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है डी प्लस। इसी को अगर मुझे और रिप्रेजेंट करना हो तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, डी स्मॉल डी टार्टेरिक एसिड। और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है डी स्मॉल एल टार्टेरिक एसिड। तो ये जो ये वाला है ये क्या है, रोटेशन है। क्या है, रोटेशन है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर ये बात क्या बता रहा है, कैपिटल डी बता रहा है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और ये प्लस साइन लिखो या स्मॉल डी लिखो एक ही बात। ये क्या बताता है, रोटेशन, दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटिंग। लिखा हुआ है कि अगर मैं शुगर की बात करूं, इन शुगर डी या एल कॉन्फ़िगरेशन इज डिसाइडेड एट लास्ट कायरल कार्बन। और तुम अगर पीछे भी देख पाओगे ना, अगर तुम यहाँ भी देखोगे तो यही वाला कायरल तो कार्बन था, और अगर तुम इन चारों में देखोगे तो आखिरी और पहला कायरल कार्बन यही है। पहला भी यही और आखिरी, क्योंकि इसमें एक ही है। लेकिन ऐसे कंपाउंड जहां एक से ज्यादा कायरल कार्बन है, जैसे ये देखिए ये ग्लूकोज है और ये आपका फ्रक्टोज है। यहाँ पे देखिए फ्रक्टोज, क्योंकि कीटोज शुगर कौन सी होती है, फ्रक्टोज, और एल्डोज शुगर कौन सी शुगर होती है, कीटोज, अरे वो शुगर ग्लूकोज। बात समझिएगा। यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये भी राइट हैंड साइड पे है, ये भी। अगर तुम इसको देखोगे तो ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है और ये भी कायरल है। तो इसमें एक से ज्यादा कायरल है, तो जो सबसे आखिरी वाला कायरल है उसका OH ग्रुप जिस साइड में होगा, अगर राइट हैंड साइड में होगा तो D, और अगर यही OH ग्रुप यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे है तो D फ्रक्टोज। बस समझ में आ गई? यहाँ तक का जितना कुछ भी पढ़ाया सब समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ अमीनो एसिड की, क्या बात करता हूँ, और अमीनो एसिड में हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं, तो अमीनो एसिड में जो डी और एल कॉन्फ़िगरेशन है वो एमीन ग्रुप या NH2 ग्रुप से डिसाइड होती है। किससे डिसाइड होती है? एमीन या NH2 ग्रुप से डिसाइड होती है। जैसे एक बहुत ही सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, दैट इज एलानीन। क्या है? एलानीन। और एलानीन में, एलानीन का मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये देखो COOH, देखो COH यहाँ सबसे ऊपर है,
इसके बाद आएगा यहाँ पर C, और यहाँ देखो राइट हैंड साइड में H है और लेफ्ट हैंड साइड में NH2 है और नीचे लिखा है CH3, ये वाला। कोई दिक्कत? इसको तुम यहाँ पे बना लोगे, इसको ऐसे बना लोगे। अगर मुझे बनाना होगा तो मैं इसको सीधा खड़ा कर दूंगा, COOH CH NH2 और CH3। कोई बच्चे मुझसे कहेंगे कि सावंत ऐसा नहीं है, तुम ऐसा करो, यहाँ पर लगाओ H और यहाँ लगाओ NH2, यहाँ कर दो CH3, तो मैं कहूँगा ये D एलानीन हो जाएगा और ये क्या है L एलानीन, क्योंकि देखो यहाँ पर NH2 ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये क्या हो गया L एलानीन। क्या हो गया L एलानीन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं। आगे देखते हैं, यहाँ पर देख के भी आप बता सकते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए। अरे 2-3 पेज छोड़ दो, आराम से नोट करना। वीडियो में से दर्द होने लगेगा। ये हो गया है, चलो अच्छा नोट करिए। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए ये जो अमीनो एसिड है इसका नाम है सेरीन। क्या नाम है? सेरीन। और इसमें जो अमीन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? अमीन ग्रुप है। वो किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल सेरीन। ठीक है, वो तो था जो था, सवाल तो इधर है। NH2 कहाँ पे है? सेंटर में आ गया, न लेफ्ट न राइट। ये बताओ D की L, DL है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहला सवाल है सॉल्व कैसे करें। अभी तक तुमने जितना भी स्ट्रक्चर बनाया उसमें जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, वो हमेशा टॉप पे रहता है। इसमें भी टॉप पे है। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NH2 या तो लेफ्ट हैंड साइड होता है या तो, अगर तुम इसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देख रहे हो तो इसमें जो सबसे लोवेस्ट ग्रुप है, और हमको इस चीज को चाहे यहाँ ले आना है चाहे यहाँ ले आना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला कौन है। तो नाइट्रोजन है, तो हम इसको मूव कराएंगे यहाँ, और इसको मूव कराएंगे यहाँ, और इसको मूव कराएंगे यहाँ। तो ये 1, ये होगा 2 और ये होगा, बनाइए डायग्राम। हो गया? ठीक, जैसा मैंने बनाया बिल्कुल। अच्छा, किसकी पोजीशन कांस्टेंट थी? जब तुम इसको बनाते हो तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि NH2 जब यहाँ आएगा तो वो हो जाएगा राइट हैंड साइड। क्या हो जाएगा? और जब ये राइट हैंड साइड हो जाएगा तो ये होगा D सीरीन। समझ में आई बात? ये वाला बताओ L। एक बच्चा बोल रहा है L। इस बच्चे के हिसाब से सबसे पहले हम COOH की पोजीशन की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे तो ये हमेशा कहाँ होना चाहिए? टॉप पे है क्या? नहीं, ये कहाँ आएगा? यहाँ। और ये कहाँ जाएगा? यहाँ। ओके,
तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि NH2 जब यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा L सीरीन। क्या हो जाएगा? नोट करिए। मैं आगे बढ़ूँ? समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारा D और L कॉन्फ़िगरेशन खत्म। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, या इसी को हम कहते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, या हम इसी को क्या कहते हैं? कैपिटल R कैपिटल S कॉन्फ़िगरेशन। प्रशांत बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है ना? हाँ, लिखने का मौका आज नहीं दे रहे हैं, आज आप लोग आराम से वीडियो देख देख के लिखिएगा, ठीक है? यहाँ पर देखते हैं ये खत्म हो जाए, उसके बाद आपका बचेगा न्यूमैन सी हॉर्स और ये सब कॉन्फर्मेशन। कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पढ़ लो। यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में R को कहते हैं रेक्टस फॉर्म, या हम इसको कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है। अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज हो, घड़ी कैसे चलती है? तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती है ना। अगर मूवमेंट घड़ी की दिशा में हो तो क्या होगा? रेक्टस। और अगर उल्टी घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको कहते हैं सेंस्टर फॉर्म। और यहाँ पर ये जो RS कॉन्फ़िगरेशन है ये बेस्ड है CIP रूल पर। किस पर बेस्ड है? CIP रूल। इसमें इसी को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर रूल, एटॉमिक मास रूल, नेक्स्ट एटम रूल और मल्टीपल बॉन्ड रूल। ये हम लोग जानते भी हैं इसके बारे में। एटॉमिक मास रूल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? आइसोटोप के केस में करते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी देते हैं एटॉमिक नंबर को, फिर एटॉमिक मास को, उसका नेक्स्ट एटम को, और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को। 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ आ जाएगा। ये देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले हमें प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं। स्टेप 1, डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ वेरियस एटम एंड ग्रुप एंड कायरल कार्बन। किसकी किसकी प्रायोरिटी देखते हैं? एट कायरल कार्बन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल के आधार पर कायरल कार्बन पर लगे हुए जितने भी एटम ग्रुप हैं उनको उनमें प्राथमिकता देखते हैं, ठीक है? उसके बाद जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी जिसकी होती है, जिसकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है उसको वर्टिकल लाइन में रखते हैं। किस में रखते हैं? वर्टिकल लाइन में रखते हैं। और अब हम जो बाकी के ग्रुप हैं उसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी, उससे कम किसकी, उससे कम किसकी, तो उसी डायरेक्शन में हम अपनी आंखों को रोटेट कराते हैं। तो रोटेट द आई इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, जिसकी सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद सबसे कम वाले की। इसके बाद लिखा है कि अगर आपने जो रोटेशन किया वो क्लॉकवाइज निकला तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगी? R। और अगर आपने जो भी रोटेशन किया वो अगर एंटी क्लॉकवाइज निकला तो ये क्या हो जाएगी? S कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आ गई? CIP रूल याद है? अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन। ये देखिए, यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन सामने दिख रहा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन सामने दिख रहा है। इसमें पीछे हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो सबसे लोवेस्ट वाला होगा वो कहाँ होगा? वर्टिकल लाइन पर। तो देखो इसमें अगर मैं एटॉमिक नंबर देखता हूँ तो सबसे कम मुझे किसका दिखता है? तो लोवेस्ट है ना, लोवेस्ट प्रायोरिटी देंगे ना इसको, है ना? यहाँ तक तो बात क्लियर है। उसके बाद देखते कैसे हैं तो कहेंगे सर, उसके बाद एटॉमिक नंबर CIP रूल लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं एटॉमिक नंबर। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे, है ना? और इसके बाद इसमें और इसमें सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी? हाँ, CS3। क्यों? यहाँ पर पहला रूल तो दूसरा रूल लगेगा ही नहीं एटॉमिक मास वाला, तीसरा लगेगा नेक्स्ट एटम। तो नेक्स्ट यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ तो 2 नंबर हम किसको देंगे और इसको देंगे 3 नंबर। तो अब मुझसे बच्चे कहते हैं सावन 1 से 2 जाओ, 2 से 3। नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे लेकिन दूसरे तरीके से। 1 से जाएंगे 2
और 2 से जाएंगे 3। कहाँ जाएंगे? 1 से जाएंगे 2 और 2 से जाएंगे 3। घड़ी की सीधी दिशा में एक उल्टी उल्टी। तो ये कौन सा है? आर फॉर्म की एस फॉर्म? एस फॉर्म। इतने तेज हैं आप लोग। ये वाला बताइए। पुराना वाला जो मैंने पॉइंट पढ़ाया था उसमें मैंने बोला था कि जो रूल है ये तब सही है जब सबसे लोवेस्ट वाला वर्टिकल लाइन में हो। यहाँ सबसे लोवेस्ट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन में है। कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन में है। और यहाँ लोवेस्ट वाला कहाँ है? वर्टिकल लाइन में है। तो इसका मतलब जो पुराना रूल पढ़ा है वो लगेगा। लिखा है कि अगर सबसे कम प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट हो तो हम क्या करेंगे? अपनी आंखों को रोटेट करेंगे पुराने रूल की ही तरह, पुराने रूल की ही तरह, लेकिन जो आंसर आएगा उसको पलट देंगे। क्या होगा? अगर आर आया तो एस कर देंगे, ऐसा आएगा तो यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज्यादा 1, इसके बाद 2 और इसके बाद 3। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये ऐसे आएगा। और जब मैं ऐसा देखता हूँ तो घड़ी की उल्टी दिशा चल रही है। तो इसका मतलब आया कौन सा फॉर्म? एस। और एस रहेगा कि आर? बिकॉज ये कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। रिवर्स कर देंगे। लिखो लोएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। रीजन लिख लो, बिकॉज लोएस्ट प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन, आज चाहे ट्रेन छूट जाए लेकिन बिना क्वेश्चन कराए बताइए। हाँ, एक बच्चा कुछ बता रहे हैं, आप लोग देखते हैं। पहले में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? CN। बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि सब में कार्बन तो है, सब में कार्बन है, लेकिन नेक्स्ट आइटम यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, या कार्बन है, हाइड्रोजन है, या कार्बन। तो ये नेक्स्ट है, ये सही है। दूसरा प्रायोरिटी लगाया, एटॉमिक मास तो सबका सेम होगा। तीसरा प्रायोरिटी लगाया, नेक्स्ट आइटम सब में सेम है। तो चौथी प्रायोरिटी लगेगी मल्टीपल बॉन्ड की। किसकी लगेगी? तो यहाँ पर एक मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ 2, तो 2। अरे ये तो इसमें तो मल्टीपल बॉन्ड है, तो हमने तीसरी प्रायोरिटी दोगे। आंसर किसी ने बोला था, क्या आएगा? घड़ी की दिशा में है, क्या आएगा? आर। हाँ, लेकिन इसको हम काट देंगे। लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो क्या हो जाएगा? आर बिकम एस। आसान है। ये वाला बताइए। ये मुझे लग रहा है 1, ठीक है। अब मेरा और इनका, ये देखिए, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे देखो डबल C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर CHOH यहाँ कहीं है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल बॉन्ड है तो 2 नंबर दे दो, इसके बाद 3 नंबर दे दो, इसके अलावा 4 नंबर दे दो, तो आंसर ऐसे ही घूमते हुए आएगा। तो ये घड़ी की क्या है? उल्टी दिशा है ना, S, और इसको करके आप क्या लगा देंगे? R। ये वाला बताइए। नाइट्रोजन है तो 1 हो जाएगा, और इससे हाइड्रोजन लगा, इससे क्लोरीन लगा है, ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 4। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसा घूमती है ना। देखिए सही था। एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसी होगा। लोवेस्ट वाला वर्टिकल लाइन पे है तो रूल थोड़े बदल जाएगा। अरे लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ है? वर्टिकल लाइन पे, तो रूल थोड़े बदलेगा। कोई सही बता रहा था कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है,
अब यहाँ पे लिखा है कि RS कॉन्फ़िगरेशन जब कंपाउंड के पास एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो तो जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो हर जगह डिसाइड होगी। जैसे अगर मुझे IPC लिखनी होगी तो मुझे इसके बारे में भी लिखना होगा, इसके बारे में लिखूंगा। जैसे मैं लिखूंगा 2R, मान लो नीचे वाला S आता है, इसकी अलग हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, इसकी अलग देखेंगे। तो इसका सेकेंड ये पहला कार्बन, तो ये दूसरा, ये तीसरा, तो ऐसे लिखेंगे 2R 3S, कुछ इस तरीके से। बात समझ रहे हैं? चलिए यहाँ पर देखिए, ये एक क्वेश्चन है, ये आप घर से करके लाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, थैंक यू।